Hello students, this is Kushveer. So we were studying chapter number 3 of geography, that is water resources. I have prepared a PowerPoint presentation for this particular chapter. So we'll try to learn according to it. Now water resources, जो पानी के जो हमारे जो संसाधन है, जल संसाधन, उसे हम पढ़ेंगे. सबसे पहली बात तो कि some important facts are that इंडिया और लेट्स से द वर्ल्ड और पृथ्वी की जब हम बात करें तो पृथ्वी पर 73/4 जो एरिया है वो पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है. सो वी कैन काउंट इट एज लाइक अराउंड 75% वाटर इज़ अवेलेबल. बट यू विल सी दैट पानी पीने के लिए हमारे पास अवेलेबल कई जगहों पर नहीं होता है. तो वैसा क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो 75% जो वो पानी है उसके अंदर से 97% तो ओशियन है. 97% क्या है? ओशियन है. और 2% जो है वो फ्रोज़न है, समुद्र का पानी तो खारा है जिसे आप पी नहीं सकते. और 2% जो है वो बर्फ़ के फॉर्म में जमा हुआ है, जो हमारी फ्रिजिड जोन्स है वहाँ पर आर्कटिक और एंटार्क्टिका के अंदर जमा हुआ बर्फ़ के फॉर्म में है. और खाली 1% जो है हमारे पास अवेलेबल है पीने के लिए. ना व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? अब देखिए, पीने के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, कपड़े धोने, खाना बनाने, नहाने, पेड़ पौधों को पिलाने के लिए बगीचे में, और सिंचाई के लिए, और कई सारे यूजेस पानी के होते हैं. ना वाटर किस प्रकार का रिसोर्स है? वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इसे दोबारा यूज़ किया जा सकता है. तो देखिए, 1% ऑफ फ्रेश यूजेबल वाटर वी हैव इज़ रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अब पानी जो पृथ्वी पर है वो पानी पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, वो उसी के अंदर घूमता रहेगा, लेकिन वो इधर उधर नहीं जाएगा. जो पानी आज से करोड़ों साल पहले था वो आज भी हमारे यहाँ पर है. बस फ़र्क इतना है कि उसका जो वापस से जो जब वो जो ये जो वाटर साइकिल के अंदर अगर आपका डिफरेंस हो गया, फॉर एग्जांपल कहीं पर ज़्यादा बरसात हो गई, कहीं पर कम बारिश हुई, उस वजह से किसी जगह पे बाढ़ आ सकती है और किसी जगह पे सूखा भी पड़ सकता है. तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं वाटर साइकिल का, थ्रू कंडेंसेशन जो ये भाप बन के पानी ऊपर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ये बादल बनेंगे, और बादलों से क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश या स्नोफॉल हो जाएगी, और फिर से वो पानी नीचे आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो आप, ये दिखाई दे रहा है कि पेड़ों के माध्यम से सब्लिमेशन हो रहा है, कंडेंसेशन से ये पहाड़ ये बादल बन गए, बादलों से फिर ये बरसात हुई, बरसात या बर्फ़ गिरी, और ये वापस इधर से पानी इधर इसके अंदर जो हमारी सरफेस फ्लो के थ्रू ये रन ऑफ हुआ पानी का, और ये वापस पानी कहाँ पर चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा. और कुछ पानी जो है वो ये जो नीचे ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है ये रिचार्ज हो जाएगा. नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस कि भाई वाटर तो रिन्यूएबल है, तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन कि वाटर स्कार्सिटी, तो हम लोग पानी की जो कमी है उसकी बात क्यों करते हैं. दूसरा क्वेश्चन कि हमें पानी क्यों बचाना चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन है कि जो पानी का जो कंजर्वेशन है और मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो इसको हम जानेंगे कि क्या रीज़न है वाटर स्कार्सिटी का. तो देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अब बराबर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. यहाँ पर एक्सेस है. देखो, जो ब्लू कलर से ये शेडेड कर रखा है ये वाले पोर्शन के अंदर, ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक्सेस रेनफॉल हुई है. जो ग्रीन वाला है यहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल हुई है. और ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जो ये रेड कलर का पोर्शन है, यहाँ पर क्या हुआ है? अच्छा, जो फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट जो ये ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला फॉर्म, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर बहुत कम बारिश हुई है, बहुत ही कम, मतलब स्कार्सिटी यहाँ पर बारिश की है. और जो ग्रीन वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल बारिश हुई है. और जो ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है. अब रीजंस जब हम पहली बात करें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पानी का. और उसके बाद हम देखें सेकंड जो चीज़ है वो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है. तो उसके जो ज़्यादा तेज़ पॉपुलेशन ग्रो करने से क्या होगा? डोमेस्टिक यूसेज के लिए ज़्यादा उनको पानी चाहिए, खाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, और दूसरे कई काम जैसे कि आप देखें बाथिंग के लिए हो गया या गार्डनिंग के लिए हो गया, इस तरीके के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ है कि अभी खेती जो है वो पहले सिर्फ अपना खुद का गुजारा करने के लिए की जाती थी, लेकिन
वर्तमान में खेती किस हिसाब से की जाती है कि उसको बेच के अपना गुजारा किया जा सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। सो इरिगेटेड जो एरियाज़ है वो बढ़ा दिया, एक्सपेंशन हो गया उनका। जो पहले सूखा पड़ा था या जो पहले नहीं बोया जाता था उसको भी बोया जा रहा है। अब ट्यूबवेल्स बना दिए हैं जगह जगह पे, जैसे ग्राउंड वाटर लेवल जो पानी था, ग्राउंड वाटर जो था वो क्या हो रहा है, लीड टू फॉल ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, इन वजह से पानी की जो कमी देखी जाती है। अब हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, जो अर्बन मतलब होता है शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण। तो ये आप देखें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा रही है, पानी को रोका जा रहा है, जो प्राकृतिक जो पानी का फ्लो है उसको रोका जा रहा है। इस वजह से भी क्या हो रहा है, जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कहीं ना कहीं भुगतान हमको करना पड़ता है। अब आप नीचे देखें तो ये डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये पूरा गंदगी देखो पानी के अंदर डाल रखी है इंडस्ट्रीज़ की। और यहाँ पर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, देखिए ड्यू टू केमिकल, पूरी जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके केमिकल जो है वो बहकर पानी के अंदर घुल मिल जा रहे हैं। सो दीज आर ऑल दी wastage which is shown, discharge of industrial waste which is shown here. Now need to conserve and manage water resources, but how, कैसे करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा एग्जिस्ट करता है कि भाई हमें बचाना है पानी, पर कैसे बचाएं? सो आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। आपने देखा होगा पुराने समय से ही लोग, अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो वहाँ पर बावड़ियों का निर्माण करके पानी को कंजर्व किया जाता था। कैनाल्स, डैम्स और लेक्स बने जाते थे ड्यूरिंग द टाइम। कैनाल्स एंड डैम्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, so these are some factual things. In the 1st century BC at Sringaverapur, water harvesting system was existed using the flood water from गंगा रिवर। गंगा रिवर का जो बाढ़ का जो पानी था उसको इन्होंने श्रृंगावेरपुर के अंदर उसको कंजर्व किया। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे डैम्स और लेक्स बनवाए थे। अब कलिंगा, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर एंड कोल्हापुर के अंदर इरिगेशन सिस्टम पाया जाता है। 11वीं सेंचुरी के अंदर भोपाल लेक जो है वो सबसे बड़ी जो ह्यूमन मेड लेक है वो बनाई गई थी। और 14वीं सेंचुरी में आप देखें तो हौज खास के अंदर एक टैंक का निर्माण भी कराया गया। ये वाटर हार्वेस्टिंग इन एंशिएंट इंडिया, देखिए इस तरीके से बना के वाटर हार्वेस्ट किया जाता था। और अभी हम लोग वर्तमान में देखें तो चेक डैम्स और एनीकट्स बनाकर ये वाटर को कंजर्व किया जा रहा है। The continuation of traditional way in modern India by building dams in the most of the river basin, जितनी भी नदियाँ हैं उनके ऊपर इस तरीके से बड़े बड़े डैम्स बना के पानी को कंजर्व किया जा रहा है। Now what are dams or multipurpose projects? Traditionally built to impound water and then harvest that could use later to irrigate agricultural field. Now why are dams being formed? सबसे पहला तो एग्रीकल्चर की नीड पूरी करने के लिए। दूसरा, इनको मल्टीपर्पज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक डैम बनाने से कई सारी चीज़ों का कार्य हो जाता है। फॉर एग्जांपल पीने के लिए पानी सप्लाई हो जाएगा, आपके एग्रीकल्चर के लिए पानी सप्लाई हो जाएगा, यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा सकती है। नाउ व्हाट इज़ डैम? डैम क्या होता है? इट इज़ जस्ट बैरियर। बहते हुए पानी के अगर आपने आगे कुछ बैरियर लगा दिया है उस पानी को रोकने के लिए, उस पानी को मोड़ने के लिए, क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इम्पाउंडमेंट, जिससे एक रिजर्वायर या एक तालाब या एक झील का निर्माण हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? डैम कहेंगे। अब डैम कितने प्रकार के होते हैं या फिर हम क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो डैम्स का क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या क्या सामान यूज़ हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू द हाइट। डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स, और अल्टरनेटिवली एज लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम। आपने भाखड़ा नागल का नाम सुना होगा। सो दैट इज़ द बिगेस्ट डैम। नाउ डैम, हाइड्रो पावर, यूजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। डैम क्या क्या यूज़ होते हैं? देखो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के, फ्लड कंट्रोल के, वाटर सप्लाई के, इरीगेशन के, और सबसे ज़्यादा और पाँचवा पॉइंट कौन सा है? हेल्प टू प्रमोट टूरिज़्म। इसके अंदर टूरिज़्म भी डेवलप होता है। नाउ सम डैम्स
you can see the Bhakra Nagal Dam project on Satluj Basin. ये हाइडल पावर प्रोडक्शन के लिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो हीराकुड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन पे, जो वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ फ्लड भी कंट्रोल करता है। अब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि डैम्स जो हैं वो हमारे भारत के जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, हमारे जो भारत के मंदिरों के समान उन्होंने उनको कहा है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, देखिए, नाउ इन इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। इनकी सहायता से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और लोगों का स्टैंडर्ड सुधरेगा। सो दैट इज़ वाई जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा उनको, आधुनिक भारत के मंदिर। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ डैम्स, वी विल डिस्कस दिस in our next session.